हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ है ना। और इस पीरियडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखो पिछली क्लास में अपन ने या फिर अपन कहेंगे छोटी क्लासेस में अपन एक चीज़ पढ़ते थे। एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन हम देते थे वो क्या क्या देते थे? कोई भी न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो हमको एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन मिलती थी वो ये मिलती थी कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या कहते थे अपन? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बट जब अपन हायर क्लासेस में चलते हैं ना, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब अपन एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते थे तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब चक्कर लगाते हैं तो किसी एक फिक्स पर्टिकुलर पाथ के अंदर चक्कर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की केवल हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि उसकी और कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल हो सकता है। हो सकता है कहा था उसने, होगा ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है और वो वेव की फॉर्म में चलने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करेगा? वेव की फॉर्म में मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन की वेव होगी तो उस कंडीशन में उसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री तो है नहीं, और फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक निकालें या यहाँ से यहाँ तक निकालें। तो इस दोनों ही कंडीशन में एटॉमिक रेडियस की जो पुरानी डेफिनेशन थी, जिसको हम कहते थे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है, वो यहाँ पर क्या हो गई है? बिल्कुल गलत। ठीक है? क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इज वेव है, और एटम की जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है। तो एटम्स बाउंड्री नॉट डिफाइंड। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, फिर भी हमको एटॉमिक रेडियस तो निकालनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस अगर अपन निकालना चाहें तो हमारे को उसकी बॉन्डेड स्टेट जाननी होती है। बॉन्डेड स्टेट के दो, या अपन कहते हैं कि इंटरएक्शन स्टेट। ठीक है? उसकी इंटरएक्शन स्टेट कौन सी है? इंटरेक्शन स्टेट यानी कि जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बाइंड हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी क्या स्टेट है। ठीक है? अब कौन कौन सी स्टेट हो सकती है? तो ये हमारे को चार तरह की स्टेट पढ़नी है, या अपन कहें कि एटॉमिक रेडियस हमारे को चार तरह की पढ़नी है। ठीक है? एक हो गया हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, देखो साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है? और याद करते जाओ। वंडर वॉल रेडियस, आप सोचो कि मैं एक साथ नोट्स बना लेंगे तो नहीं होता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वंडर वॉल रेडियस। एक अपने को पढ़नी है मेटेलिक रेडियस, और एक पढ़नी है अपने को आयोनिक रेडियस। अब ये चार चार क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं या एटम जो होते हैं वो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक बॉन्डेड की स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट में होगा तो अलग तरीके से बॉन्ड बनाएगा, वांडरवाल होगा तो अलग तरीके से बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक होगा तो उसमें अलग तरीके से, आयनिक होगा, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन भी अलग अलग तरीके का है। ठीक है? कैसे है? तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो बीच में क्या आएगा? थोड़ा सा और इनकी और इंटरेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर अपने को रेडियस के लिए पूछे कि व्हाट इज़ द रेडियस या व्हाट इज़ द कोवेलेंट रेडियस, तो हम कहेंगे कि बॉन्डेड स्टेट के अंदर या कोवेलेंट बॉन्डेड स्टेट के अंदर दो न्यूक्लियस लिए, एक एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों की न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिफाइंड है, इलेक्ट्रॉन डिफाइंड नहीं है, तो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उन दोनों की न्यूक्लियस की जो बॉन्ड लेंथ निकलेगी, एक नई स्टेट, नई आपके लिए टर्म आ रही है बॉन्ड लेंथ, इसको बोलते हैं अपन
बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कह दिया अपन ने, बॉन्ड लेंथ है। और इस बॉन्ड लेंथ का क्या कर लीजिए आप, हाफ कर लो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है। अब लेकिन एटम्स जो है वो अलग अलग तरीके के हैं, एटम कोई एक तरीके का रहेगा नहीं। तो इस कंडीशन में अपने यहाँ जैसे ए एटम लिया, ये अपन ने ए एटम लिया, तो ये बॉन्ड लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा और इजी है। लेकिन अगर एटम डिफरेंट हो गए तो एटम्स आर डिफरेंट हो गए तो उस कंडीशन में एक एटम ज़्यादा बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, दूसरा कम तरीके से खींचेगा, क्योंकि अलग अलग नेचर हो गई। अब एटम्स आर डिफरेंट आ गए। अब एटम्स अगर डिफरेंट हो और उसमें भी हमारे पास इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। ठीक है, कोई अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ई एन लिख रहे हैं अपन उसको। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक मैंने ए लिया और एक मैंने बी लिया, तो उस कंडीशन में ओवरलैपिंग तो होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई हमारे पास, सेम, तो उस कंडीशन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो भी दोनों की क्या हो गई, सेम। जैसे एक एग्जांपल लूँ, कार्बन और हाइड्रोजन, लगभग लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, एक जैसी रहती है। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, तो अपन इसको लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इन दोनों की हाफ कर दो, ये अपन कहें कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। इजी रहेगा ये तो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर ए ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये तो ज़्यादा इस तरफ रहेगा, और बी की तरफ क्या रहेगा, कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई हमारे पास, अलग अलग हो गई, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला, पहले एटम बना लेते हैं, ए है और ये बी है, दोनों की साइज मैंने अलग अलग बना दी, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, अभी अपने को दिखने में एक जैसे ही लग रहा होगा सर, ए और बी की न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकाल लो और हाफ कर दो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, अब अलग अलग हो गई। ये हो गई डी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में डी ए बी निकालने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो याद रखना बच्चों, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 साई, साई बोलते हैं, जाई बोलते हैं, साई ए माइनस साई बी। ठीक है, और ये साई ए और साई आर बी तो पता लग रहा है, ये तो रेडियस हो गई दोनों, माइनस 0.9 एक कॉन्स्टेंट हो गया, और साई ए और साई बी क्या हो गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। साई ए हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और बी हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसके अंदर डी ए बी निकालने के लिए। कब, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे HCl, अब इसमें HCl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे को ये फॉर्मूला और याद रखना है, याद रह जाएगी बात। तो ये कोवेलेंट रेडियस की कहानी है। कोवेलेंट रेडियस समझ में आ रही है, कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बढ़ने वाले बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आराम से दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस हो गई तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने तो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, ये अपने को पता चल गया। नेक्स्ट तरह की पढ़ते हैं अपन, वांडरवाल रेडियस। अब वांडरवाल रेडियस क्या है, तो वांडरवाल रेडियस ऐसे एटम्स के अंदर क्रिएट होती है, या अपन बोलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रिएट होती है जिसके अंदर किसी तरह का
ट्रू बॉन्ड हमारे को नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी रेडियस जिसके अंदर हमारे को विदाउट एनी बॉन्ड, किसी तरह का कोई फोर्स बॉन्ड नहीं है, फिर भी अपने को रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, बॉन्ड तो नहीं है, फिर भी आपस में कैसे बंधे हुए हैं, तो उनके अंदर एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एक मैंने मोलिक्यूल लिया H2 और दूसरा मोलिक्यूल लिया मैंने H2, ये लिया H2 और लिया H2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो ओवरलैपिंग तो अपन कर नहीं सकते, है ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और रेडियस निकालने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ वांडरवाल या वांडरवाल रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, DH2H2, यानी कि इस दोनों के बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस बाई 2, याद रह जाएगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अपन रेडियस निकालेंगे, ये इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो इसी तरह के एग्जांपल्स होंगे जितनी भी नोबल गैसेज हैं। मैं इसमें आपके करेक्ट इसको कर रहा हूँ, आप लोगों को नया बनाना। ठीक है, तो जैसे नोबल गैसेज हो गई हीलियम और हीलियम, सिंगल एटम है, हीलियम है, फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कौन सी रेडियस निकालते हैं, वांडरवाल रेडियस निकालने का काम करते हैं। किनके लिए, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, उनके लिए भी अपन क्या करते हैं, इन और रेडियस को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कहेंगे अपन, DHE बाई 2, तो क्या निकल जाएगी अपने RHE। और इस कंडीशन में जो ये रेडियस निकलती है, इस रेडियस को क्या कहेंगे अपन, वांडरवाल रेडियस। याद रह जाएगी बात। अब आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया सारा, है ना। वांडरवाल रेडियस दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो ऐसे एलिमेंट जो नोबल गैसेज हैं या जो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं उनके बीच में है। क्लियर, ये नोबल गैसेज के लिए हो गया, मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया, कोवेलेंट क्या हो गया, जिनके अंदर और शेयरिंग करके बॉन्डिंग बन रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, डिफरेंट होगी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि वांडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, विच वन इज ग्रेटर बिटवीन वांडरवाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। आराम से सोच के और फिर आंसर देना आराम से। कल इसका सॉल्यूशन बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट इसका मतलब मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस की डिस्कस करें। ठीक है भाई, जय हिंद।